नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। और यूपी मांगे उत्तर में आज होगी आपके बजट की बात। जी हाँ, बजट आने वाला है। कल देश के लिए बहुत बड़ा दिन है और बम बम बजट की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि सावन भी चल रहा है। तो कल देश के लिए बहुत बड़ा दिन, क्योंकि कल केंद्र सरकार अगले 1 साल का बही खाता पेश करने जा रही है। जी हाँ, कल मोदी सरकार 3.0 अपना पहला बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देशवासियों को कई सौगातें देंगी। महिला, युवा, किसान, कारोबारी, उद्यमी सबकी निगाहें कल आने वाले बजट पर है। हर वर्ग, हर सेक्टर को वित्त मंत्री से बेहद उम्मीद है। किसानों को उम्मीद है कि खाद, बीज और कृषि उपकरण सस्ते होंगे। नौकरी पेशा वर्ग को उम्मीद है कि इस बार टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव हो, क्योंकि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है पिछले कुछ बार से। अब युवाओं को उम्मीद है कि सरकार इस बजट में बम्पर सरकारी नौकरियों का ऐलान करेगी। ऐसी घरेलू महिलाएं, कामकाजी महिलाएं, व्यापारियों की अलग अलग उम्मीदें हैं। तो इस बार बजट में क्या खास हो सकता है, क्या रियायतें मिल सकती हैं, हमारे साथ बजट एक्सपर्ट पैनल से जानेंगे। लेकिन पहले आपको सुनाते कल पेश होने वाले बजट पर पीएम मोदी ने आज क्या कहा, बजट कैसा हो सकता है, इसको लेकर उन्होंने संकेत दिए। पहले सुनिए, फिर अपने एक्सपर्ट से हम चर्चा करने जा रहे हैं। मैं देशवासियों को जो गारंटी देता रहा हूं, क्रमशः रूप से उन गारंटियों को जमीन पर उतारना, इस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बजट अमृत काल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा। और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है, उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। हर देशवासी के लिए एक गर्व की बात है कि भारत बड़ी इकोनॉमी वाले देशों में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है। गत 3 वर्षों में लगातार 8% ग्रोथ के साथ, 8% ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं। तो चलिए आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, यानी बजट की बात करेंगे आज यूपी मांगे उत्तर में। हमारे साथ आपको बता दें कई खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन अभी जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सौरभ उपाध्याय किसान नेता हैं। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ेंगे। इसके अलावा डॉक्टर रंजीत मेहता एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जुड़ेंगे PHDCCI के। इसके अलावा आपको बता दें समीर सिन्हा अध्यक्ष हैं बेरोजगार संघ के। डॉक्टर DK गुप्ता हेल्थ बजट एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो अब तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ आपको बता दें सौरभ उपाध्याय जी हैं, किसान लीडर हैं, उनसे हम जान लेते हैं। सौरभ जी, सबकी नजरें यही है कि किसानों को एक बड़ी सौगात मिल सकती है, तो किसान क्या उम्मीद लगा रहे हैं इस बजट से? देखिए, उम्मीद तो बहुत है सरकार से, और सरकार ही किसानों का काम करती है। अब उम्मीद ये है कि सम्मान निधि में वृद्धि की जाए, कम से कम किसान सम्मान निधि 10,000 रुपए किया जाना चाहिए, तो इसके आसपास उम्मीद है। और जो कृषि ऋण है उसमें भी सरकार से उम्मीद है कि सरकार उस पर भी काम करेगी, और जो सामान्य कृषि यंत्र हैं उस पर भी छूट मिले, जिससे किसान अधिक कृषि यंत्रों का उपयोग कर सके। क्योंकि टेक्नोलॉजी का जितना बेहतर उपयोग कृषि में होगा, किसान उतना ही बेहतर खेती कर सकेगा और उतना ही अच्छा मुनाफा भी पाएगा। चलिए डॉक्टर DK गुप्ता जी, देखिए आप लंबे वक्त से सर हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आप एक डॉक्टर भी है। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं इस बजट को? क्योंकि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम सुन रहे थे, उन्होंने बजट की बात तो कही है, जो संकेत दिया उन्होंने कहा कि अगले 5 साल की हमें जिम्मेदारी मिली है, तो अगले 5 साल का विजन होगा। 2047 का भी उन्होंने जिक्र किया कि उसके लिए एक रोड मैप तैयार होगा। उम्मीद की क्या की जा रही है स्वास्थ्य सेक्टर्स के लिए सर? देखिए, जैसा मोदी जी ने कहा है कि 2047 में हम विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं भारतवर्ष को, और ये बात कई सारे प्लेटफॉर्म पे वो कह भी चुके हैं। तो एक विकसित भारत देश में कैसा होना चाहिए स्वास्थ्य का ढांचा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी तैयारी हमें अभी से करनी पड़ेगी। जो विकसित देश हैं जितने भी हैं, वो अपने
जीडीपी का रफली 10 से लेके 15 इवन 18% तक खर्च करते हैं। हम लोग सिर्फ 2.5% खर्च करते हैं और पिछले 70 साल में तो 1 से 1.25% ही था। तो कहीं ना कहीं 2.5 से 5 और 5 से लेके 10 तक की जर्नी 2047 तक हमें पूरी करनी पड़ेगी। इस बार हम उम्मीद करते हैं 2.5 का 3, 3.5, 5 कुछ तो बढ़ाएंगे इस मोदी जी, बिकॉज लास्ट ईयर जीडीपी का परसेंटेज बढ़ाया नहीं था, उससे पहले बढ़ाया गया था कोविड में, बट लास्ट ईयर बिल्कुल नहीं बढ़ाया गया था परसेंटेज में। तो एक तो जीडीपी परसेंटेज बढ़ाना, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पूरा हमारा भारत देश जो है वो गांव में बसता है, मतलब 70% जो आबादी है वो गांव में रहती है और 30% शहरों में रहती है, बड़े शहरों में। 70% जो हेल्थ केयर का ढांचा है, मतलब बेड्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, आईसीयू बेड्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, वो सारे बड़े शहरों में ही कन्फाइंड है, मतलब लिमिटेड है। तो कहीं ना कहीं हमें छोटे शहरों में टियर 2, टियर 3 सिटीज में भारतवर्ष के अंदर हमें नए अस्पतालों का निर्माण करना होगा, वहां पे नई सुविधाएं क्रिएट करनी पड़ेंगी। इसके लिए कहीं ना कहीं हमें, बिकॉज अस्पताल बनाना एक बहुत बड़ा काम है, इसमें जो कैपेक्स है, मतलब इसमें जो एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट है वो 50 लाख से 60 लाख लेके 1.25 करोड़ पर बेड तक आती है। तो वो कहीं ना कहीं फंडिंग फाइनेंसिंग के द्वारा आती है। उसके लिए हेल्थ केयर सेक्टर में फंडिंग और फाइनेंसिंग कैसे है, बाहर का पैसे कैसे आए, एफडीआई कैसे आए, प्राइवेट इक्विटी वालों का कैसे इन्वेस्टमेंट बढ़े, उसमें कैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो इन्वेस्ट करें, बिकॉज उनका आरओआई निकले। तो उसके लिए सरकार को प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल में काम करना पड़ेगा और कुछ सब्सिडीज देनी पड़ेगी, जिससे जो गुप्ता जी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि देखिए आप निजी अस्पताल से जुड़े हुए हैं और मैं अक्सर देखता हूं आयुष्मान कार्ड की मैं जिक्र करूंगा, जो कि एक बहुत अच्छी योजना चलाई, लेकिन कई बार तर्क वितर्क होते हैं, कई बार निजी अस्पतालों पर यह लगता है कि वो उसको मरीज आता है उसको मानते नहीं है कि आयुष्मान कार्ड नहीं चलेगा क्योंकि पीछे से बजट नहीं आता। उस चीज पर एक आप जरूर एक टिप्पणी जरूर करें उस मसले पर। बिल्कुल। तो आयुष्मान की बात करें तो एक बहुत बड़ी, बहुत महत्वाकांक्षी योजना, देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है और लगभग 40-50 करोड़ से ज्यादा बेनिफिशियरीज को कवर करती है और 5 लाख का कवरेज है। जो 5 लाख का कवरेज है, सरकार को 10 लाख करने का प्लान कर रही है। बहुत अच्छी खबर हो सकती है, हो सकता है कल ही अनाउंस हो जाए। साथ में जो इसकी जो एज लिमिट थी वो 60 से 70 साल पहले कर दी गई है और इसमें किसी भी बीमारी की लिमिटेशंस नहीं है। तो इसमें जो लिमिटेशंस है, एक तो ओपीडी ट्रीटमेंट इसमें लिमिटेशंस है, तो ओपीडी ट्रीटमेंट को कवर करना चाहिए। दूसरी बात, जो इसके रेट्स हैं पहले से बेहतर हुए डेफिनेटली, बट अभी भी वो क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज के लायक नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि बड़े अस्पताल, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल या मिड साइज हॉस्पिटल जो अच्छी क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज देते हैं, जो एनएबीएच है, एनएबीएल है, जेसीआई है, और उनसे आप चाहते हैं हमारा मरीज इलाज कराए, हमारा जो उनकी एक्सेसिबिलिटी अफोर्डेबिलिटी हो जाए, तो उसके लिए आपको आयुष्मान के रेट रिवीजन पे काम करना पड़ेगा। बिकॉज जो आयुष्मान के रेट्स हैं वो काफी कम है, उसमें अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज या क्वालिटी हेल्थ केयर गुणवत्ता वाली सर्विसेज को प्रोवाइड करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो एक तो ये वाली बात है। दूसरी बात, अभी भी जो डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं, भले ही हम कहते हैं कि 1000 पॉपुलेशन पे अभी हमारे जो एक डॉक्टर 874 की पॉपुलेशन पे आ गया, जबकि होना चाहिए 1000 की पॉपुलेशन पे, कहीं ना कहीं डॉक्टर रेशियो इंप्रूव हुआ है, बट अभी तक मैक्सिमम डॉक्टर, नर्सेस या अस्पताल के बेड्स वो सिर्फ कन्फाइंड है बड़े शहरों में। तो अगर छोटे शहरों का डाटा देखेंगे जो टियर 2, टियर 3, तो वहां अभी भी रेशियो खराब है, वहां डॉक्टर्स कम है, नर्सेस की कमी है, बेड्स लगभग अभी भी 24 से 25 लाख बेड्स की आवश्यकता है देश में, या नर्सेस की अभी भी बहुत सारी आवश्यकता है। तो कहीं कहीं स्किल्ड मैन पावर, जो मेडिकल मैन पावर, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, इनकी जरूरत है, सो दैट हमारा टियर 2, टियर सिटी में जाके सेवा दे सके। एक और बात बताऊंगा इसमें कि जो हमारे देश में हेल्थ केयर की बात करते हैं, तो हेल्थ केयर में एक ब्रेन ड्रेन अभी भी बहुत सारा हो रहा है। बहुत सारे लोग अभी भी बाहर जाके निकल जाते हैं, बिकॉज उनको अभी भी यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ब्रेन ड्रेन को रोकना चाहिए। हमें अपने जो बहुत सारे बच्चे 12th के बाद भी आजकल बाहर मेडिकल की शिक्षा देने ले जा रहे हैं, तो वहीं जाके बस जाते हैं। तो नीट की जो एमबीबीएस की सीट्स है वो बढ़ानी चाहिए, नीट को ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए, जिसमें जिस तरह घोटाले हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए। उससे लोगों की जो वो क्वालिटी पे इसकी क्षमता पे कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो जाता है, वो नहीं करना चाहिए। एक और बात, जो 80D स्कीम है, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस जिन पास है, प्राइवेट क्लास, मिडिल क्लास के लोग, जो ज्यादातर यहाँ पर मिडिल क्लास के लोग हैं, वो अपर क्लास के लोग हैं, जिनका हेल्थ इंश्योरेंस प्राइवेट वाला है, उनके लिए कुछ अभी जो इसका लाभ है, बेनिफिट है, उसको एक्सपेंड करना चाहिए, उसको बड़ा करना चाहिए, उससे लोगों को फायदा होना चाहिए। और बड़े अस्पताल, अगर आप हमसे उम्मीद करते हो कि हम सीटी, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, कैथ लैब में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी या रोबोटिक सर्जरी सस्ते दामों पे कर सकें, तो कहीं ना कहीं जो इनकी इक्विपमेंट कॉस्ट होती है वो बहुत महंगी होती है, और ये सारे इंपोर्ट होते हैं, बाहर से आते हैं। मतलब एक सीटी स्कैन 5 से 6 करोड़ का आता है, एमआरआई 6 से 8 करोड़ का आता है, कैथ लैब 6 से 8 करोड़ की आती है, रोबोटिक जो सर्जरी का इंस्ट्रूमेंट है वो 20 से 22 करोड़ का आता है। तो इन पे इंपोर्ट ड्यूटी भी 30% के आसपास है। कहीं ना कहीं सरकार को एक तो इंडिजिनस बनाने में बढ़ावा देना चाहिए, दूसरा इनकी इंपोर्ट ड्यूटीज को कम करना चाहिए, सो दैट कम अगर पैसा मिलेगा, और इनकी फाइनेंसिंग को भी सस्ता करना चाहिए। हमारी जो फाइनेंसिंग होती है हेल्थ केयर में, हम सब बोलते हैं हेल्थ केयर एक सेवा
का सेक्टर है, हमें सेवा भाव से काम करना चाहिए। बट फाइनेंसिंग में अगर हम अपने लिए लोन लेते हैं या रियल एस्टेट वाला कोई लोन लेता है या कोई इंडस्ट्री वाला है, मैन्युफैक्चरिंग वाला लोन लेता है। बिल्कुल गुप्ता जी, आपकी बात से लग रहा है कि एक भारी भरकम जरूरत है एक बजट की। मैं लौटूंगा सौरभ उपाध्याय, क्योंकि किसान हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ जी, एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हालांकि किसानों के लिए चाहे हेल्थ सेक्टर्स की बात करें या किसानों के लिए एक भारी भरकम बजट बनता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है इंप्लीमेंट की बात आती है, और एक बात आती है किसानों की आय दोगुनी करने की बात। वो आपको लग रहा है कि बजट तो आते हैं लेकिन वो बजट इंप्लीमेंट बेहतर तरीके से नहीं हो पाते। सरकार को सबसे ज्यादा फोकस इस पर करने की जरूरत है कि ग्राउंड पर तो उतरे वो चीजें, तभी किसानों की आय दोगुनी होगी। देखिए, पहली चीज तो ये है कि सरकार ने कहा था कि 2022 तक देश के किसानों का जो है आय दोगुनी होगा। हमने जब हमारा किसान आंदोलन शुरू हुआ दिल्ली में, हमने एमएसपी गारंटी कानून की मांग रखी। हालांकि ये बात उस समय पूरी नहीं हो पाई, लेकिन कृषि कानून वापस हुए। मैं खुद जितनी दौर वार्ता हुई भारत सरकार के साथ वार्ता में शामिल रहा। लेकिन जो बजट है, मेरा ये मानना है कि बजट, पूरे बजट में आधा बजट देश के कृषि और किसानों को मजबूत करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि जब गांव की। जी चलिए सौरभ जी, मैं लौट रहा हूँ। प्रोफेसर रजनीश कालेर, मैं लौट रहा हूँ। प्रोफेसर रजनीश कालेर हमारे साथ जुड़ गया, अर्थशास्त्री हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, कल बजट आ रहा है और देखिए देश की अर्थव्यवस्था को कहा जा रहा है कि टॉप पर ले जाने के लिए एक नई दिशा मिल सकती है। क्या उम्मीद कर सकते हैं इस बजट में? एक अर्थशास्त्री के तौर पर आप क्या सोच रहे हैं कि एक देश को कह रहे हैं कि आप एक अच्छी इकोनॉमी लगा सकते हैं 2047 में? आप कहते हैं कि भारत विकसित देशों में खड़ा होगा, तो वो स्थिति नजर आएगी इस बजट में हमें? बिल्कुल, ये आप जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल मैं उस बात से सहमत हूं कि अब वर्ल्ड ऑर्डर जो है, इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर भी अगर आप देखें वो चेंज हो रहा है। इकोनॉमी में देश हमारा बहुत आगे निकलता चला जा रहा है। उसका जो सबसे बड़ी बात है, जो हमारे यहाँ पर एंड यूजर है, एआई का यूजर है, या आप आईटी इंडस्ट्री में देखें, या हम इंडस्ट्री 4.0 की बात करें या अडॉप्शन ऑफ इंडस्ट्री 4.0 की बात करें, तो हम लगातार उसकी तरफ प्रयास कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने बहुत सारी क्रेडिट स्कीम्स ऐसी लाए हैं या प्रोडक्ट स्कीम्स ऐसी लाए हैं, या फिर मेक इन इंडिया स्कीम बहुत अच्छी आई है, जिसने हमें बहुत बूस्टअप किया है, हमारी इकोनॉमी को बहुत आगे ले जाने की कोशिश की है। और बहुत सारे लोग अपने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले लोग बहुत ज्यादा जॉब की तरफ फोकस रहते थे, अब बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ फोकस कर रहे हैं। जब इंडस्ट्रीज बढ़ती हैं तो नेचुरली इकोनॉमीज को ग्रोथ मिलती है, इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब गवर्नमेंट बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में लगा रही है, सो दैट आपको मेजर बूस्ट मिल पाए। सेकेंड थिंग, एक्सपोर्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा गवर्नमेंट फोकस हो रही है। आप देखिए एक्सपोर्ट्स हमारे लगातार इस बार इंक्रीज होते रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि हमारी स्टेबिलिटी आ रही है, हमारे बिजनेस में स्टेबिलिटी आ रही है, हमारे ऑल एक्सपोर्ट्स में स्टेबिलिटी आ रही है। जब स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी, नेचुरली हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी और वर्ल्ड ऑर्डर में हम कहीं ना कहीं और पायदान में कहीं ना कहीं ऊपर जा रहे हैं। और एक जो इंपॉर्टेंट बात मुझे ये लगती है कि एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा बहुत इंप्रूव होता जा रहा है। पहले एजुकेशन सिस्टम में बहुत ट्रबल्स थी, अब वो धीरे धीरे ट्रबल्स जो है वो कम होती जा रही हैं। रूरल एरिया में भी जो एजुकेशन है वो बहुत इजी एक्सेस हो गई है। देखिए सरकार कहते हैं कि हम $5 ट्रिलियन का टारगेट अपनी इकोनॉमी को लेकर जाने की बात कहते हैं, और हम कहते हैं कि ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हमको बनना है, और ये बात कही जाती है बाद में। लेकिन आपने एक जिक्र किया रोजगार आपको लग रहा है कि हम रोजगार सेक्टर्स की बात करें, युवाओं की बात करें, और हम रोजगार बिना दिए हम इस इकोनॉमी को छू पाएंगे? क्योंकि रोजगार का एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा है, और जो आप देख रहे हैं अमूमन चुनाव में भी देखने को मिला, और सरकार को भी लॉस हुआ इसीलिए क्योंकि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रहा। राइट, बिल्कुल, ये आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। रोजगार सिर्फ सरकार नहीं प्रोवाइड करती है, प्राइवेट सेक्टर भी प्रोवाइड करता है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, अगर इंडस्ट्री बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। अगर हम सिर्फ प्राइवेट सरकारी में ढूंढते रहेंगे तो नहीं होगा, इतना ग्रोथ नहीं हो सकता। ऑलमोस्ट वो एट सैचुरेशन पॉइंट चल रहा है। बट अगर आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ करेंगे तो नेचुरली नए लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। सर मैं वही तो बात कर रहा हूं ना, हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं कि हमारा टारगेट है, हमारा लक्ष्य है, लेकिन वो बने कैसे? क्योंकि रोजगार तो नजर नहीं आ रहा है। आपने कहा कि ठीक है आप गवर्नमेंट सेक्टर्स में मत देखिए, फिर बेरोजगारी मुद्दा क्यों बन रहा है? फिर
बेरोजगारी का मुद्दा इसलिए आ रहा है क्योंकि हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ उतनी कर नहीं पाए जितनी होनी चाहिए थी। हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड जो हमने इनकैश करना था वो उस लेवल पर हम इनकैश नहीं कर पाए। यंगेस्ट जो लोग हैं हिंदुस्तान में इस टाइम पूरे वर्ल्ड ओवर में सबसे ज्यादा चल रहे हैं, तो वो उस वर्कफोर्स को हमें यूटिलाइज करना चाहिए। नो डाउट इन दैट उस रेशो में हमारे पास इंप्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रही है, बट इंप्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगी? जब हम इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रोवाइड करेगी जॉब टू द यूथ, और विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है इस टाइम पर। बट हमारा एक जो पेस होनी चाहिए थी उस पेस में हम नहीं आगे बढ़ पाए, बट निश्चित रूप पर हम आगे जरूर बढ़ रहे हैं। वो स्पीड नहीं है, वो पेस नहीं है, बट हाँ ये है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारी इकोनॉमी लगातार उसमें कुछ गेन्स आ रही है, कुछ बैकवर्ड मैं लौट रहा हूं। हमारे साथ गुप्ता जी भी है। गुप्ता जी, ये भी एक बड़ा बात है क्योंकि आपने बहुत बात वैलिड कही। आपने कहा कि देखिए बहुत जगह डॉक्टर्स की कमी है, बहुत जगह आप देखेंगे नर्सिस की कमी है, और ये है हर जगह। आप सरकारी अस्पतालों को तो बहुत ज्यादा बुरा हाल है, लेकिन हम सपने देख रहे हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी लेकर जाए, 30 नंबर के हम दुनिया में हमारी इकोनॉमी बने। लेकिन बनेगी कैसे जब हम रोजगार ही नहीं दे पा रहे हैं, हमारे अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, नर्सिस नहीं है? आपको नहीं लग रहा कि सरकार को पहले इस बात पर ध्यान देना चाहिए, तब हम उस मंजिल पर पहुंचेंगे जो हम दम भर रहे हैं? देखिए, अगर हमें विकसित देश बनना है 2047 में, या हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जाना है, तो हमें जो बात करनी होगी, पहले 3 बातें, जो 3 बहुत अहम मुद्दे हैं हमारे जो देश के, वो है शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य। अगर तीनों पे पैरेलली काम करेंगे तो हम जाके विकसित देश बन सकते हैं। जबकि बात करें स्वास्थ्य की, तो मैं फिर बता रहा हूँ, अभी भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, मतलब लोगों को इलाज कराने के लिए लगभग लास्ट ईयर का जो डाटा है 49% लोगों को इलाज कराने के लिए अपने घर बेचने पड़ते हैं, जेवर बेचने पड़ते हैं, लोन लेना पड़ता है, रिश्तेदारों से पैसे मांगने पड़ते हैं, कर्जा लेना पड़ता है। और ये उससे 3-4 साल पहले तक ये लगभग 62% था। तो कहीं ना कहीं पहले से बेहतर हुआ है। तो अभी भी आधी आबादी को हमें रफली कहीं ना कहीं लोन वोन लेके अपना इलाज कराने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये बहुत बुरा हाल है। बेरोजगारी की हालत ये है कि हर मतलब देश में, हर शहर में कहीं ना कहीं बेरोजगारों की लाइन लगी हुई है। तो अभी हम लोग देख रहे थे वीडियो में, बहुत सारे लोग एक जॉब के लिए कितने लोग जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको इम्प्रूवमेंट करने से रोजगार भी बढ़ेगा, साथ में वहां पे हमारा जो युवा है वो तैयार होगा फ्यूचर के लिए, और विकसित देश को जो सपना है उसको, गोल को अचीव करने के लिए, उसके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर शिक्षा में हम काम करेंगे, खास करके प्राइमरी और सेकेंडरी शिक्षा या कॉलेज की शिक्षा जो यूनिवर्सिटी वाले लेवल पे है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी 12th के बाद बहुत सारे बच्चे जो खासकर बड़े शहरों में वो बाहर जा रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं। इससे हमारा एक तो मॉनेटरी ड्रेन हो रहा है, पैसे हमारे जा रहे हैं, डॉलर्स बड़ा लोग दे रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। तो आइडियली होना चाहिए कि हमारा शिक्षा का सेक्टर इतना अच्छा होना चाहिए कि लोग बाहर से पढ़ने आए, और इतना बढ़ावा दें कि हमारे लोग बाहर ना जाए, बाहर के लोग बहुत सारे पढ़ने यहाँ पे। हेल्थ में भी मेडिकल टूरिज्म होना चाहिए, इतना अच्छा हमारा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि हर जिले में, जो बड़े जिले एटलीस्ट है, उन सब में विदेशों से लोग आए जो अपना इलाज कराएं, जो हमारा इलाज बहुत सस्ता है। यूरोप से और जो वेस्टर्न कंट्रीज से लगभग 10 गुना इलाज हमारा सस्ता है, और हमारे डॉक्टर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों से एक माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ऐसे 2 सेक्टर हैं जिनको अगर हम बढ़ावा देंगे तो डेफिनेटली जो हमारा सपना है, जो विकसित भारत का या जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला, वो कहीं ना कहीं पूरा होता दिख रहा है, और हम उस पर नक्शे कदम पे चल भी रहे। ठीक है, चर्चा देखिए हम आखिरी पड़ाव पर आ गए। मैं गुप्ता जी आपसे एक लाइन में समझना चाहूंगा, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं स्वास्थ्य सेक्टर के हिसाब से कि ये मिल सकता है इस बजट में? आयुष्मान का प्रीमियम जो हमारा अभी 5 लाख का, वो 10 लाख का हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। जीडीपी का जो परसेंटेज है वो 2.5 से कम 3-3.5% होगा। हमारी उम्मीद तो 5% की, 2.5 से 3% होगा। एटीडी में कुछ इंप्रूवमेंट होगा। दवाइयों पे जीएसटी, जो एटलीस्ट जो एसेंशियल दवाइयों पे जीएसटी कम होगा, और जो इंपोर्ट ड्यूटी है मेडिकल इक्विपमेंट्स वो कम हो जाएगी। तो ये कुछ अच्छे मुझे लग रहा है संकेत दिख रहे हैं। चलिए, अच्छे संकेत है। प्रोफेसर रजनीश जी, आपको क्या उम्मीद लग रही है कल के बजट से, कि आप क्या सोच रहे हैं कि ये हो सकता है? क्योंकि एक टैक्स स्लैब भी है, क्योंकि मध्यम वर्ग खासकर टैक्स स्लैब को लेकर ये भी है कि कुछ बदलाव हो सकता है, कुछ छूट मिलेगी, कुछ मिल सकता है। तो सबसे पहले ये देखता है कि कोई उसमें छूट मिल जाए। नेचुरली गवर्नमेंट, क्योंकि अगले 5 साल का पूरा लेखा जोखा एक तरह से वो मानकर चलेंगे, इसको पहला बजट होगा ये 3rd टर्म का जी का, तो नेचुरली उसमें कोशिश वो ये करेंगे कि थोड़ा ऐसा उनको बेनिफिट दिया जाए, सो दैट इकोनॉमी में पैसे आए, लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम बढ़े, सो दैट वो और ज्यादा अपना खर्चा बढ़ाएं। क्योंकि जैसे हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, लोगों का खर्चा बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगी, तो इनकम औरों भी बढ़ेगी। तो अगर ये एक ऐसा एक्सप्लोरेशन होगा जिससे कि लोग बहुत सारे बेनिफिट होगा,
तो इससे इनकम जनरेट फर्दर और होगी। अगर हम जितना ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम लोगों के हाथ में छोड़ेंगे उतनी ज्यादा लोग आगे परचेज करेंगे और मेरे मुताबिक और ज्यादा इकोनॉमी में ग्रोथ मिलेगी। सबसे बड़ी बात तो ये है। और हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर को भी हो सकता है शायद कुछ और फर्दर गवर्नमेंट जो है उम्मीद बहुत सारी उम्मीद है। डॉक्टर रंजीत मेहता भी हैं। सौरभ जी, आप क्या सोचते हैं के तौर पर कि ये हो सकता है, क्योंकि 5 साल के रोड मैप है अभी, जैसे किसानों को फसलों का जो उचित रेट है देश के किसानों को वो मिले, दूसरा किसान सम्मान निधि में वृद्धि किया जाए, तीसरा कर्ज माफी पे काम किया जाए, और चौथा जो कृषि यंत्र है उस पे काम किया जाए। तो ये सब बहुत इशू है। दूसरा, हमारे भाई साहब बैठे थे, वो कह रहे थे कि स्वास्थ्य और सारी चीजों पे बोल रहे थे, लेकिन इन्होंने एक शब्द छोड़ दिया कि जब तक कृषि पे काम नहीं होगा, गांव के स्ट्रक्चर पे एग्रीकल्चर बिल्कुल। देखिए, क्योंकि किसान भी देखिए हमारी इकोनॉमी को बहुत एक रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, बहुत ताकतवर होता है। ये खेतीबाड़ी का बड़ा इशू है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त की कमी है, आप सभी मेहमान जुड़े और बजट से सबको उम्मीद है। अब देखिए बम बजट होगा या क्या होता है बजट में, देखना होगा हमारे खास शो में।